हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है जब पिता के सामने बेटी हुई बलात्कार का शिकार। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब पुलिस की जीप एक ढाबे के आगे आकर रुकी तो सलमान चौंक गया। पिछले 20 से 22 सालों से वह इस ढाबे को चला रहा था, पर पुलिस कभी नहीं आई थी। सो डर से वह सहम गया। उसे और हैरानी हुई जब जीप से एक बड़ी पुलिस अफसर उतरी। शायद कहीं का रास्ता पूछ रही होगी। यह सोचते हुए सलमान अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। कि साथ आए थानेदार ने पूछा, सलमान आपका ही नाम है? हमारे साहब को आपसे कुछ पूछताछ करनी है। वह किसी एकांत जगह बैठना चाहती हैं। सलमान उन्हें लेकर ढाबे के कमरे की तरफ बढ़ गया। आइए मैडम, आप यहाँ बैठें। क्या मैं आपके लिए चाय मंगवाऊं? सलमान ने उन्हें बिठाते हुए पूछा। हाँ, छोटा सा जवाब देकर वे आसपास का मुआयना कर रही थी। क्या आपको ठीक 10 साल पहले की वह होली याद है, जब एक 15 साल लड़की का बलात्कार आपके इस ढाबे के ठीक पीछे वाली दीवार के पास किया गया था? उसे चादर आपने ही उड़ाई थी और गोद में उठा उसके घर पहुंचाया था। अब चौंकने की बारी सलमान की थी। पसीने की एक लड़ी कनपटी से बहते हुए पीठ तक जा पहुंची। थोड़ी देर तक सिर झुकाए मानो विचारों में गुम रहने के बाद उसने सिर ऊपर उठाया। उसकी पलकें भीगी हुई थी। सलमान देर तक आसमान में घूरता रहा। मन सालों पहले पहुंच गया। होली की वह मनहूस दोपहर थी। सड़क पर रंग खेलने वाले कम हो चले थे। इक्का दुक्का मोटरसाइकिल पर लड़के शोर मचाते हुए आते जाते दिख रहे थे। सलमान ने उस दिन भी ढाबा खोल रखा था। वैसे ग्राहक न के बराबर आए थे। होली का दिन जो था, दोपहर होती देख सलमान ने भी ढाबा बंद कर घर जाने की सोची कि पिछवाड़े से आती आवाजों ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। 4 लड़के नशे में चूर थे। वे एक लड़की को दबोचे हुए थे। छोटी बच्ची थी, शायद 14 से 15 साल की। सलमान उन चारों लड़कों को पहचानता था। सब निढल्ले और आवारे थे। एक पिछड़े वर्ग के नेता के साथ लगे थे और इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। वे यहीं आसपास के थे। चारों छोटे मोटे जुर्म कर अंदर बाहर होते रहते थे। सलमान जोर जोर से चिल्लाया, पर लड़कों ने उनकी कोई परवाह नहीं की। बल्कि एक लड़के ने ईंट का एक टुकड़ा ऐसे चलाया कि सीधे उसके सिर पर आकर लगा और वह बेहोश हो गया। आंखें खुली तो अंधेरा हो चुका था। अचानक उसे बच्ची का ध्यान आया। उन लड़कों ने तो उसका ऐसा हाल किया था कि शायद गीत भी शर्मिंदा हो जाए। बच्ची शायद मर चुकी थी। सलमान दौड़कर मेज पर ढका एक कपड़ा खींच लाया और उसे उसमें लपेटा। पानी के छींटे मार मार कर कोशिश करने लगा कि शायद कहीं जिंदा हो। चेहरा साफ होते ही वह पहचान गया कि यह लड़की गली के आखिरी छोर पर रहती है। उसे नाम तो मालूम नहीं था, पर घर का अंदाजा था। रोज ही तो वह अपनी सहेलियों के संग उसके ढाबे के सामने से स्कूल जाती थी। बच्ची की लाश को कपड़े में लपेटे सलमान उसके घर की तरफ बढ़ चला। रात गहरा गई थी। लोग होली खेलकर अपने अपने घरों में घुस गए थे, पर वहां बच्ची के घर के आगे भीड़ जैसी दिख रही थी। शायद लोग खोज रहे होंगे कि उनकी बेटी किधर गई। सलमान के लिए एक एक कदम चलाना भारी हो गया। वह दरवाजे तक पहुंचा कि उससे पहले लोग दौड़ते हुए उसकी तरफ आ गए। कांपते हाथों से उसने लाश को एक जोड़ी हाथों में थमाया और वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। वहीं चीख पुकार मच गई। मैंने देखा है, किसने किया है, मैं गवाही दूंगा कि कौन थे वे लोग। सलमान कहता रहा, पर किसी ने भी उसे नहीं सुना। मेज पर हुई थपकी की आवाज से सलमान यादों से बाहर आया। देखिए, उस केस को दाखिल करने का ऑर्डर आया है, अफसर नेहा ने बताया। पर इस बात को तो सालों बीत गए हैं मैडम। रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई थी। उस बच्ची के माता पिता शायद उसके गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उन्होंने शहर छोड़ दिया था। सलमान ने हैरानी से कहा, मुझे बताया गया है कि आप उस वारदात के चश्मदीद गवाह थे।
उस वक्त आप उन बलात्कारियों की पहचान करने के लिए तैयार भी थे। नेहा की इस बात को सुनकर सलमान उलझन में पड़ गया। अगर आप उन्हें सजा दिलाना नहीं चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बस उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई उससे सिर्फ वह ही नहीं तबाह हुई बल्कि उसके माता पिता की भी जिंदगी बदतर हो गई। एसपी नेहा ने समझाते हुए कहा, 2 चाय लेकर आना। सलमान ने आवाज लगाई, जीप में बैठे लोगों को भी चाय पिलाना। चाय आ गई। सलमान पूरे वक्त सिर झुकाए चिंता में चाय सुड़कता रहा। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे आपने ही गुनाह किया हो। मेरा इरादा आपको तंग करने का बिल्कुल नहीं था, बस उस परिवार के लिए इंसाफ की उम्मीद है। सलमान ने कहा, हाँ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा था उस दिन, पर मैं उस बच्ची को बचा नहीं सका। इसका मलाल मुझे आज तक है। इसके लिए मैं खुद को भी गुनाहगार समझता हूँ। कई दिनों तक तो मैं अपने आपे में भी नहीं था। 1 महीने बाद मैं फिर गया था उसके घर, पर ताला लटका हुआ था और पड़ोसियों को भी कुछ नहीं पता था। जानती है मैडम, उस वक्त के अखबारों में इस खबर ने कोई जगह नहीं पाई थी। दलिंदों की बेटियों को तो अक्सर उस तरह बलात्कार होता था, पर यह घर थोड़ा ठीक ठाक था क्योंकि लड़की के पिता सरकारी नौकरी में थे और गुनहगार हमेशा आजाद घूमते रहे। मैंने भी इस डर से किसी को यह बात बताई भी नहीं। इसी शहर में होंगे सब। उस वक्त सब 20 से 25 साल के थे। मुझे सबके बाप के नाम पते मालूम है। मैं आपको उन सब के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। सलमान को लगा कि चश्मे के पीछे नेहा मैडम की आंखें भी नम हो गई थी। उस वक्त भले ही गुनाहगार बच गए होंगे। लड़की के माता पिता ने बदनामी से बचने के लिए मामला दर्ज ही नहीं किया, पर आने वाले दिनों में उन चारों पापियों की करतूत फोटो समेत हर अखबार की सुर्खी बनने वाली है। आप तैयार रहें, एक लंबी कानूनी जंग में आप एक अहम किरदार रहेंगे। कहते हुए नेहा मैडम उठ खड़ी हुई और काउंटर पर चाय के पैसे रखते हुए जीप में बैठकर चली गई। आज पहली बार किसी पुलिस वाले को चाय के पैसे देते देखा है। छोटू टेबल साफ करते हुए कह रहा था और सलमान को लग रहा था कि सालों से सीने पर रखा बोझ कुछ हल्का हो गया था। इस मुलाकात के बाद वक्त बहुत तेजी से बीता। वह चारों लड़के जो अब अधेड़ हो चले थे, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। सलमान ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। मीडिया वाले इस खबर के पीछे पड़ गए थे, पर उनके हाथ कुछ खास खबर लग नहीं पाई थी। सलमान को भी कई धमकी भरे फोन आने लगे थे, सो उन्हें पूरी तरह पुलिस सिक्योरिटी में रखा जा रहा था। सबसे बढ़कर नेहा मैडम खुद इस केस में दिलचस्पी ले रही थी और हर पेशी के वक्त मौजूद रहती थी। कुछ उत्साहित पत्रकारों ने उस परिवार के पड़ोसियों को खोज निकाला था। उन्होंने बताया था कि होली के कुछ दिन बाद ही वे लोग चुपचाप बिना किसी से मिले कहीं चले गए थे, पर बात किसी से नहीं हो पाई थी। कोर्ट की तारीखें जल्दी जल्दी पड़ रही थी, जैसे कोर्ट भी इस मामले को जल्दी अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। ऐसे ही एक पेशी में सलमान ने साल भर बाद बच्ची के पिता को देखा था। मिलते ही दोनों की आंखें नम हो गई। उस दिन कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। बलात्कारियों का वकील खूब तैयारी के साथ आया हुआ मालूम दे रहा था। जनाब, सिर्फ एक सलमान की गवाही को ही कैसे सच माना जाए। मानता हूँ कि बलात्कार हुआ होगा, पर क्या यह जरूरी है कि चारों यही थे? हो सकता है कि सलमान अपनी कोई पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहे हो। क्या पता इन्होंने ही बलात्कार किया हो और फिर लाश पहुंचा दी हो। धूर्त वकील ने ऐसा पासा फेंका कि मामला ही बदल गया। लंच की छुट्टी हो गई थी। उसके बाद फैसला आने की उम्मीद थी। चारों आरोपी मूंछों पर ताव देते हुए अपने वकील को गले लगाकर जश्न सा मना रहे थे। लंच की छुट्टी के बाद जज साहब कुछ पहले ही आकर सीट पर बैठ गए थे। उनके सख्त होते जा रहे हाव भाव से माहौल भारी बनता जा रहा था। क्या आपके पास कोई और गवाह है जो इन चारों की पहचान कर सके?
जज साहब ने वकील से पूछा तो वह बेचारा बगले झांकने लगा। पीछे से कुछ लोग हाय हाय का नारा लगाने लगे। चारों आरोपियों के चेहरे दमकने लगे थे। तभी एक आवाज आई, हाँ मैं हूँ, चश्मदीद ही नहीं भुक्तभोगी भी। मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। सबकी नजरें आवाज की दिशा की ओर हो गई। जज साहब के इजाजत है। बोलने के साथ ही लोगों ने देखा कि उनकी शहर की एसपी नेहा कटघरे की ओर जा रही हैं। पूरे माहौल में सनसनी मच गई। हाँ, मैं ही हूँ वह लड़की जिसे 10 साल पहले होली की दोपहर में इन चारों ने बड़ी ही बेरहमी से कुचला था। इसने, जी हाँ, इसी ने मुझे मेरे घर के आगे से उठा लिया था जब मैं गेट के आगे कुत्ते की रोटी देने निकली थी। मेरे मुंह को इसने अपनी हथेलियों से दबा दिया था और कार में डाल दिया था। भीतर पहले से ये तीनों बैठे हुए थे। इन्होंने पास के एक ढाबे के पीछे वाली दीवार की तरफ कार रोककर मुझे घसीटते हुए उतारा था। इसने मेरे दोनों हाथ पकड़े थे और इसने मेरी जांघें कपड़े इनसे फाड़े थे। सबसे पहले इसने मेरा बलात्कार किया था, फिर इसने, मुझे सबके चेहरे याद है, एसपी नेहा बोले जा रही थी, अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए उनकी करतूतों को उजागर करती जा रही थी। नेहा के पिता ने उठकर 10 साल पुराने हुए मेडिकल जांच के कागजात कोर्ट को सौंपे, जिसमें बलात्कार की पुष्टि थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि नेहा को जान से मारने की कोशिश की गई थी। नेहा अभी कटघरे में ही थी कि एक आरोपी की पत्नी अपनी बेटी को लेकर आई और सीधे अपने पति के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। दूसरे आरोपी की पत्नी उठकर बाहर चली गई। वहीं एक आरोपी की बहन अपनी जगह खड़ी होकर चिल्लाने लगी, शर्म है, लानत है, एक भाई होते हुए तुमने ऐसा कैसे किया था। जज साहब, मैं बिल्कुल मरने की हालत में ही थी। होली की उसी राहत में पापा मुझे तुरंत अस्पताल ले गए थे, जहां मैं जिंदगी और मौत के बीच कई दिनों तक जूझती रहती थी। मुझे दौरे आते थे। इन पापियों का चेहरा मुझे हर वक्त डराता रहता था। अब केस आईने की तरह साफ था। सलमान की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। नेहा उनके पास जाकर उनके कदमों में गिर पड़ी। अगर आप ना होते तो शायद मैं जिंदा ना रहती। मीडिया वाले नेहा से मिलने को उतावले थे। वह मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ गई। सलमान ने जब आपको कपड़े में लपेटा था तब मरा हुआ ही समझा था। मेज के उस कपड़े से पुलिस की वर्दी तक के अपने सफर के बारे में कुछ बताएं, एक पत्रकार ने पूछा, जो शायद सभी का सवाल था। उस वारदात के बाद मेरे माता पिता बेहद दुखी थे और शर्मिंदा भी थे। शहर में वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। मेरे पिताजी ने अपना तबादला इलाहाबाद करवा लिया था। सालों तक मैं घर से बाहर जाने से डरती रहती थी। आगे की पढ़ाई मैंने प्राइवेट की। मैं अपने माता पिता को हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते देख रही थी। उस दिन मैंने सोचा था कि बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए परीक्षा की तैयारी करने लगी। आरक्षण के कारण मुझे फायदा हुआ और मनचाही नौकरी मिल गई। मैंने अपनी इच्छा से इस राज्य को चुना। फिर मौका मिला इस शहर में आने का। बहुत कुछ हमारा यहीं रह गया था। शहर को हमारा कर्ज चुकाना था, हमारी इज्जत लौटानी थी। आप दूसरी लड़कियों और उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगी? किसी ने सवाल किया। इस सोच को बदलने की सख्त जरूरत है कि बलात्कार की शिकायत लड़की और उसके परिवार वाले शर्मिंदा हों। गुनाहगार चोर होता है, ना कि जिसका सामान चोरी हो जाता है वह। हाँ, जब तक बलात्कारियों को सजा नहीं होगी तब तक उनके हौसले बुलंद रहेंगे। मेरे माता पिता ने गलती की थी, जो कसूरवार को सजा दिलाने की जगह खुद सजा भुगतते रहे। नेहा बोल रही थी, तभी उनकी माँ ने एक पुड़िया अबीर निकाला और उसे आसमान में उड़ा दिया। सालों पहले एक होली ने उनकी जिंदगी को बेरंग कर दिया था। उसे फिर से जीने की इच्छा मानो जाग गई थी।